Hello everyone, I welcome you on my channel Schooling Guide, and in today's video we are going to read class 7th chapter 3 Our Changing Earth. This is the third chapter of geography, so we are going to read Our Changing Earth. This is very important chapter because we are going to read in this chapter about plate movements and landforms that are made by different agents and many more important things we are going to read in this chapter. Very important topic we are going to clear in this chapter. और एक बात जो मैं हमेशा हर बच्चे को बोलती हूँ, 6th 7th 8th क्लास की हिस्ट्री, 6th 7th 8th क्लास की जोग्राफी एंड 6th 7th 8th क्लास की सिविक्स, दिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द सेम क्लासेस बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम एज वेल. सारे ही क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हर चीज़ को जो भी बच्चे चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं प्लेट मूवमेंट के बारे में और हम जानेंगे कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं. थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, और देखते हैं कितना कम या ज़्यादा हम इस वीडियो में कवर कर पाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो अर्थ की क्रस्ट है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, तो वहाँ पर उसकी सरफेस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. आप देखते हैं जो लैंडफॉर्म होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती. कभी पहाड़ टूट जाते हैं, फिर दोबारा पहाड़ बन जाते हैं, नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं. तो इस तरीके से जो लैंडफॉर्म है उसमें चेंजेस होते रहते हैं. तो द लिथोस्फीयर प्लेट आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन. जो लिथोस्फीयरिक प्लेट होती हैं यानी कि अर्थ की सरफेस के अंदर, ज़मीन के नीचे मैंटल में जो लिथोस्फीयरिक प्लेट्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं, मूविंग में रहती हैं वो. तो ऐसा है, हमें पता नहीं चलता कि प्लेट मूव कर रही हैं, बट वो एवरी टाइम दे आर इन मोशन. वो हमेशा हल्का 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 मूव करती रहती हैं. द ट्रिमेंडियस हीट जनरेट इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ. बहुत ज़्यादा हीट होती है. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मैंटल और कोर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होती है. तो उसकी वजह से जो रॉक होते हैं, ज़मीन के अंदर जो रॉक होते हैं, जैसे बाहर क्रस्ट होती है, तो वो जो क्रस्ट रहती है नीचे, तो वो जो रॉक होते हैं, तो रॉक जो है वो मेल्ट हो जाते हैं. दीज मॉल्टन रॉक एक्सपैंड, ये एक्सपैंड होते हैं, फिर ये राइज होने लगते हैं. राइज मतलब उठने लगते हैं. एंड पुश द प्लेट अवे फ्रॉम ईच अदर. और जो प्लेट होती है उनको इधर उधर पुश करने लगते हैं. ये पत्थर जो है जब ये एक्सपैंड हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, तो ये जो प्लेट्स रहती हैं नीचे, मैंने यहाँ पर एक प्लेट का डायग्राम भी बनाया है, तो देखिए, तो ये प्लेट को इधर उधर जो है मूव करने लगते हैं. उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद में फिर दीज मॉल्टन रॉक्स एक्सपेंड, राइज एंड पुश द प्लेट अवे फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से उसको पुश करने लगते हैं. लेकिन जब वो ठंडे हो जाते हैं, दे शिंक, वो फिर से शिंक हो जाते हैं. एंड ब्रिंग द प्लेट्स क्लोज टुगेदर ईच अदर. और फिर प्लेट्स को फिर से वापस एक दूसरे के पास ले आते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स. और ये जो प्रोसेस अर्थ के अंदर चलती रहती है कि पत्थर जो है प्लेट को पास ले आते हैं, पत्थर ठंडे होने पे प्लेट को दूर ले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं. ठीक है. तो अब इसके बाद प्लेट मूवमेंट क्या होता है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब जो ये अंदर मूवमेंट चल रहा है, प्लेट का पास आना या प्लेट का दूर चला जाना, तो इसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस होती है यानी कि अर्थ की बाहरी सतह होती है, उस पर भी बदलाव आते हैं. दीज मूवमेंट्स लाइक वॉल्केनो. भाई जब अंदर इतनी बड़ी बड़ी प्लेट इधर उधर जा रही हैं या पास में आके टकरा रही हैं, इवन कि अगर किसी दो बच्चों का भी आपस में सिर फूट जाता है तो दोनों के चोट लग जाती है. ठीक है. तो इस तरीके से जब वो आपस में टकराती हैं, तो बाहर की जो सतह होती है उस पर बहुत बड़ा एक डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया या फिर वॉल्केनो का फटना, वॉल्केनोइक इरप्शन हो गया या अर्थक्वेक हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजन. ओरिजन मतलब उनके ओरिजन के बेसिस पे कि वो कहाँ पर रहती हैं, उनके स्थान के बेसिस पे कि वो कहाँ पर होती हैं. सॉरी, इन फोर्सेस को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो एंडोजेनिक फोर्सेस एज द नेम सजेस्ट, एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं अर्थ के अंदर यानी कि अर्थ की सरफेस के अंदर. तो द फोर्सेस विच एक्ट एज एन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस. दीज फोर्सेस कॉज टू टाइप ऑफ मूवमेंट इन द अर्थ. अब यहाँ पर इन फोर्सेस की वजह से दो तरीके के मूवमेंट होते हैं. जैसे हॉरिजेंटल हो गया, अब सपोज ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो एक प्लेट अगर दूसरी प्लेट के नीचे
आ गई तो वो हॉरिजेंटल मूवमेंट हो गया। अगर प्लेट इस तरह से कोलाइड हो गई, आपस में इस तरह से कोलाइड हो गई, तो वो वर्टिकल मूवमेंट हो गया। तो दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, हॉरिजेंटल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटेन, प्लेन, प्लेटू एक्सेट्रा, तो ये किससे बनते हैं? तो जैसे अगर वॉल्केनो फटेगा या फिर एक अर्थक्वेक आएगा, तो उन सब से ये सारी चीज़ें, जैसे अगर अर्थक्वेक आएगा तो आप जानते हैं कि वहाँ पर एक मलबा पूरे में पूरा का पूरा जो मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, उससे कुछ एक नई चीज़ का निर्माण होगा। या एक वॉल्केनो फटेगा तो उसके अंदर से जो पत्थर निकलेंगे, इग्नियस रॉक्स, तो उससे एक अलग चीज़ का, एक प्लेटू का निर्माण होगा। जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है तो वहाँ की मिट्टी बासाल्ट है या वहाँ का पत्थर बासाल्ट है, तो वो किससे बना है? वॉल्केनो से बना है। तो यही सब बातें हैं। तो दीज फोर्सेस ऑल्सो कॉल्ड अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोइक इरप्शन। दीज फोर्सो, यही जो फोर्सेस होती हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, तो इन्हीं की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, इन्हीं की वजह से वॉल्केनोइक इरप्शन होता है। तो ये बात हो गई एंडोजेनिक फोर्स की। अब हम पढ़ते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं। वो फोर्सेस जो अर्थ की बाहरी सतह पर काम करती हैं, उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखने के लिए थोड़े से निमोनिक्स, थोड़ा सा तरीका लगा लिया करो कि इंडो मतलब इन, अंदर, और एक्सो जैसे एग्जिट होता है वैसे ही बाहर। तो जो बाहर होती हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो अंदर होती हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, मतलब विनाशकारी भी कहते हैं। दे कॉज डिस्ट्रक्शन थ्रू देयर वेदरिंग। अपनी वेदरिंग की वजह से वो डिस्ट्रक्शन करती हैं। जैसे कोई पहाड़ है तो आपने देखा होगा कि, वैसे तो सच में तो शायद नहीं देखा होगा आपने, लेकिन टीवी पे देखा होगा, टीवी पे मीडिया दिखाता रहता है कि मतलब वेदरिंग हो रही है, पहाड़ पे से छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े पत्थर टूट के गिर रहे हैं। कई बारी बस वगैरह खड़ी रहती है वहाँ पर, तो उस पर भी गिर जाते हैं, तो वो वेदरिंग होती है। फिर उसके बाद इरोजन। इरोजन का मतलब होता है कि जब एक चीज़ टूट गई तो ऐसा तो नहीं है वो वहीं पर पड़ी रहेगी, कुछ एजेंट होंगे नेचर में मौजूद जो उसको कहीं पर ले जाएंगे। तो वो एजेंट क्या रहेंगे? जैसे बारिश का पानी। तो बारिश का पानी आएगा तो टूटे हुए पत्थरों को उठाकर वहाँ से थोड़ा इरोज कर देगा, उनको काट देगा। ठीक है, अब काट देगा उनको और वो बह जाएंगे उसके साथ में, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ वो खिसक जाएंगे। तो ये हो गया उनका कटान होना, इरोजन हो जाएगा। एंड डिपोजिशन। और उसके बाद बारिश का पानी आएगा, जब वो छोटे छोटे हो जाएंगे, बारिश का पानी उनका लोड सह सकता है, हवा उनका लोड सह सकती है, तो उनको अपने साथ आगे ले जाएगी। और जब बारिश या हवा रुक जाएगी तो वो उसको कहीं पर जाकर वहीं छोड़ देगी। जब उसको ले जाने की कंडीशन में नहीं होगी तो उनको ले जाकर आगे छोड़ देगी। तो जैसे आपने देखा होगा जब तूफान आता है तो आपके पूरे घर में धूल मिट्टी और इतना सारा गंदा घर हो जाता है, और जब तूफान रुक जाता है तो ढेरों मिट्टी आपके घर के कॉर्नर्स में इकट्ठी हो जाती है। यानी कि जितना जब हवा के अंदर पावर थी तो वो चीज़ें लेके आ रही थी अपने साथ, अब उसके अंदर पावर नहीं है तो उसने चीज़ों को वहीं छोड़ दिया। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड फॉर्म्स थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन। इन्हीं की वजह से नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं, इन्हीं इरोजन की वजह से और इन्हीं डिपोजिशन की वजह से। यानी कि जो नदियाँ ऊपर से अपने साथ लेकर, जैसे रिवर है, गंगा रिवर है या दूसरी जो भी नदियाँ हैं, अपने साथ ऊपर जो डिपोजिशन लेके आ रही हैं, जो लोड लेके आ रही हैं, वो प्लेन्स में आके जब वो स्लो हो जाती हैं तो उसको वहीं छोड़ देती हैं। तो आप कभी अगर हरिद्वार जाते हैं आप या ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि किसी ने वहाँ पर डाले हैं, तो वो सब नदियाँ लेके आती हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। हम ये पढ़ते हैं कि ये थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है। इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड मैप, देखिए मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी एक्टिविटी है। आप एक वर्ल्ड का मैप ले लें और उसमें से जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया और यूरोप, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, आप सब उनकी कटिंग करके और उसको पूरा एक कर दें। आप सोच लें कि अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट नहीं हैं, दीज आर 1, ये सब एक हैं, तो आप उसका एक बना दें। ठीक है, तो फिर बन गया एक। अब देखिए इसमें यही बताया गया है, वेगेनर की थ्योरी क्या कहती है कि लगभग 250 मिलियन ईयर एगो ऑल द कॉन्टिनेंट वर ज्वाइंट टुगेदर एज अ सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पंजिया। तो इनका नाम था पंजिया और ये सारे कॉन्टिनेंट एक ही थे, सेट इन अ ह्यूज ओशन कॉल्ड द पैंथालासा। और एक ही सेट थे एक ही ओशन में, यानी कि एक ही वाटर बॉडी थी और एक ही लैंड मास था। जैसे आज 7 कॉन्टिनेंट हैं तो 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, तो एक ही पूरा का पूरा एक ही था। तो और जो पैंथालासा था वो क्या था, एक बड़ा एक ओशन था, एक वाटर बॉडी थी। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगेनर, अ जर्मन जियो साइंटिस्ट। तो ये कौन है?
अल्फ्रेड वेगेनर कौन है, एक जर्मन जियो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि 200 से 225 मिलियन ईयर एगो ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ये टूट गया। अब टूट के इसके दो पार्ट बन गए। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट था, जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट था वो तो कहलाया अंगारा, और जो इसका साउथ वाला पार्ट था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये लगभग 200 से लेकर 225 मिलियन ईयर एगो तो ये टूट गया और टूट के इसके दो पार्ट बन गए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेनेगर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो जो मैंने अभी आपको बात बताई कि अब से 200 से 225 मिलियन ईयर एगो कि ये पूरा एक लैंड मास था और एक वाटर बॉडी थी, तो इसको वेगेनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। तो वही मैंने आपको बताया, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है इस बुक में, सी यहाँ पर इस बुक में ये पिक्चर दी हुई है। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है लैंड मास है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैंजिया, और ये पूरा एक वाटर बॉडी है। ठीक है, पैंथालासा। तो इस तरह से ये जो है, ये थ्योरी किसकी कहलाती है, वेगेनर्स की थ्योरी कहलाती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो अर्थ की क्रस्ट है उसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं, उसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कह सकते हैं और लिथोस्फेरिक प्लेट भी कह सकते हैं। अब वो कितनी हैं, 7 या 8 प्लेट हैं और 20 माइनर प्लेट हैं। 7 या 8 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं और 20 छोटी छोटी प्लेट हैं। अच्छा, वो हमेशा मोशन में रहती हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो हमेशा मोशन में रहती हैं। ड्यूरिंग देयर मोशन दे मीट एट प्लेट बाउंड्रीज, और जब उनका मोशन होता है तो जैसे ये प्लेट है तो यहाँ पर ये इसके पास आई और ये इससे बिल्कुल जाके यहाँ पर और इससे बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, ये इसके पास आ जाएगी। तो प्लेट बाउंड्री से ये मिल जाती हैं व्हेन दे कोलाइड, और जब वो आपस में टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, दे गिव राइज टू द अर्थक्वेक और वॉल्केनो। तो क्या हो जाता है, या तो वॉल्केनो या फिर अर्थक्वेक होता है। जब वो आपस में टकराती हैं तो या तो फिर वॉल्केनो आ सकता है, या वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है, या फिर अर्थक्वेक भी आ सकता है। तो अर्थक्वेक के बारे में और वॉल्केनो के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक जो है किस कंडीशन में, किस मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ जो है प्रॉन है इंडिया में, कहाँ पर है, कौन कौन से डोरमेंट वॉल्केनोज़ हैं या फिर कौन कौन से वॉल्केनोज़ हैं। वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट एंड डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे। माउंटेन बिल्डिंग। तो डिफरेंट प्लेट मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अकर व्हेन टू प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लेट कभी एक दूसरे के पास आती हैं और कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में गैप क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, इस तरीके का एक गैप क्रिएट कर देती हैं। तो वो एक गैप क्रिएट कर देती हैं और उसमें से बिटवीन देयर बाउंड्रीज मैग्मा फ्रॉम द मेंटल ओजेज आउट फ्रॉम दीज गैप्स। अब जो मैग्मा होता है तो इन गैप में से निकलने लगता है एंड सॉलिडिफाई टू फॉर्म अ न्यू क्रस्ट। और सॉलिडिफाई मतलब जम जाता है और एक नई क्रस्ट बना लेता है। अब दूसरा देखिए, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट क्या होता है। दिस मूवमेंट अकर्स व्हेन टू प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड। कन्वर्जेंट होता है कि जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आती हैं और कोलाइड करती हैं। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट वन टेक्टोनिक प्लेट मूव अंडर अनदर। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। जैसे ये एक प्लेट है, वो तो डाइवर्जेंट था, ये कन्वर्जेंट था। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। तो अब ये जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है तो क्या होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। तो इसकी वजह से माउंटेन बनते हैं। अब देखो, जब यहाँ से कोई एक चीज़ यहाँ पर है, अब वो यहाँ से अपनी जगह छोड़ेगी तो उसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन बनेगा। ठीक है, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। अब ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट और पढ़ लेते हैं। 3 तरीके के प्लेट मूवमेंट थे, डाइवर्जेंट, दूसरा था कन्वर्जेंट और तीसरा है ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। तो दिस मूवमेंट अकर व्हेन टू प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजेंटली। जब हॉरिजेंटली प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, दिस मूवमेंट कॉज अर्थक्वेक। तो इसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। मतलब जब अर्थ के अंदर कोई भी हलचल होगी तो अर्थक्वेक आएगा, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, फिर लैंडस्लाइड होगी, या इस तरीके की कोई भी एक प्रोसेस होगी। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग। अब माउंटेन बिल्डिंग का और थोड़ा सा देखते हैं कि माउंटेन, 2 टाइप के माउंटेन बताए गए हैं, फोल्डिंग माउंटेन एंड फॉल्टिंग माउंटेन। तो कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं।
The geological process of mountain formation is associated with the large scale movement of the earth tectonic plates. तो जो माउंटेन का जो बनने का लार्ज स्केल पे जो माउंटेन बनते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बनते हैं. व्हेन टू प्लेट्स मूव दे कॉज फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. तो जब दो प्लेट मूव करती हैं तो फोल्डिंग होती है या फिर फॉल्टिंग होती है. इसको कहते हैं फोल्डिंग और इसको कहते हैं फॉल्टिंग, यानी कि इस तरीके के माउंटेन और इस तरीके के माउंटेन. तो चलिए देखते हैं क्या है फोल्डिंग. क्या है फोल्डिंग समझते हैं. व्हेन टू प्लेट कोलाइड दे टेंड टू बकल एंड फोल्ड अप द रॉक लेयर फॉर्मिंग अ माउंटेन और अ हिल ऑन द अर्थ क्रस्ट. व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, जब दो प्लेट कोलाइड करती हैं, दीज आर कॉल्ड फोल्ड्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोल्डिंग. तो ये फोल्ड होता है और इसकी प्रोसेस को फोल्डिंग कहते हैं. फोल्डिंग इज कॉज ड्यू टू द हॉरिजेंटल मूवमेंट. जो हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से ये फोल्डिंग हुई है. ठीक है. फोल्डिंग फॉर्म्स फोल्ड माउंटेन इन विच upward fold or ridges are called anticlines and downward folds or valleys are called synclines. The Himalayas in India, Juras in Switzerland, Andes in South America and Alps in Europe are some example of fold mountain. जो टेक्टोनिक प्लेट की फोल्डिंग की वजह से जो माउंटेन बनते हैं उनको फोल्ड माउंटेन कहा जाता है. तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ बुक में दिए हुए हैं. जो इंडिया में हिमालयाज हैं दे आर फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है. जुरास स्विट्जरलैंड में जुरास माउंटेन है, वो भी फोल्ड माउंटेन है. एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका में एंड एल्प्स इन यूरोप. तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं. यानी कि जब प्लेट्स इस तरीके से आपस में टकराएंगी, इस तरह से हॉरिजेंटल प्रोसेस होगी तो आपस में टकराएंगी तो फिर इस तरह से ऊपर जाएंगी और फिर फोल्डिंग माउंटेन बनेंगे जब वो मटीरियल बाहर की तरफ आएगा. ठीक है. अब फॉल्टिंग माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. व्हेन टू प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर दे क्रैक्स और फॉल्ट आर डेवलप इन द अर्थ क्रस्ट. व्हेन टू प्लेट मूव अवे, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो क्रैक्स और फॉल्ट आर डेवलप इन द अर्थ क्रस्ट. तो अर्थ की क्रस्ट में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. जब दो चीज़ एक दूसरे से दूर जाएंगी, जैसे सपोज आपके घर का फ्लोर है या आपकी छत है, तो वहाँ पर भी अगर बीच में कभी कभी आपने देखा होगा कि दरार जैसी आ जाती है, तो दीज फॉल्ट फोर्स सम ब्लॉक और रॉक अप द अदर डाउन. इन फॉल्टिंग ड्यू टू पैरेलल मूवमेंट ऑफ प्लेट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ पुल्स अपार्ट. इसमें जो है जो क्रस्ट है वो एक दूसरे से दूर जाएगी एंड ब्रेक्स अप इनटू ब्लॉक्स. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्लॉक्स की फॉर्म में हो जाएगा. मतलब जैसे सपोज ये इसके नीचे आ गया तो ये यहाँ से जगह बन गई, एक ऊपर और एक नीचे हो गया, तो ये ब्लॉक की फॉर्म में हो जाएगा. ब्लॉक कैसे होते हैं? ऐसे होता है ना. तो इस तरीके से ये ब्लॉक की फॉर्म में जाएगा. ठीक है. तो व्हेन अ ब्लॉक ऑफ लैंड बिटवीन टू ऑलमोस्ट पैरेलल फॉल्ट शिंक अ रिफ्ट वैली इज फॉर्म. तो इनके बीच में एक रिफ्ट वैली बन जाएगी. ठीक है. क्या बन जाएगी? इनके बीच में एक रिफ्ट वैली बन जाएगी. व्हेन होल ब्लॉक्स ऑफ rocks get displaced along the cracks, it lead to a formation of black block mountain. Harz mountain in Germany, जर्मनी का जो हर्ज माउंटेन है, एंड सीरी नवेडा इन नॉर्थ अमेरिका आर सम एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन. तो पहले मैंने आपको बताया था इंडिया का जो हिमालय है वो किस माउंटेन की कैटेगरी में आता है? फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है. और अब जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर हर्ज माउंटेन की, जर्मनी में है ये, तो ये सारे माउंटेन किस कैटेगरी में आते हैं? ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं. ये फोल्ड माउंटेन की तरह नहीं होते, ये ब्लॉक माउंटेन अलग होते हैं. तो ये आज की वीडियो में हमने आज इस चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट कवर करा है. होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा. और आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे और उसके बाद लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं. वॉल्केनो के बारे में भी जानेंगे. टिल देन बाय. थैंक यू एवरीवन.